दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलडीएस मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टेट सुपर टेट के अंतर्गत हिंदी विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज यह हिंदी विषय का पहला वीडियो होगा और आपको यदि यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी में हम लोग टेट और सुपर टेट के अंतर्गत व्याकरण को पढ़ना है, तो हम लोग केवल हिंदी के व्याकरण पोर्शन पर ही डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं हिंदी। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि हिंदी शुद्ध रूप में कैसे लिखी जाती है। तो कहते हैं कि जिसके माथे पर बिंदी नहीं उसे हिंदी नहीं कहेंगे। तो हिंदी को हम इस तरह से लिखते हैं, या इसी हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों भी वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है, इसे गलत नहीं कह सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी का कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहले भाषा एक आती है जिसे हम सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं, या देवों की भाषा कहते हैं, जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। अब इस संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा का विकास होता है, पाली भाषा। अब पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आती है, और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, या इसी को हम अवहट कहते हैं। और सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास होता है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो सौरसैनी अपभ्रंश या अवहट लगाएंगे। यदि सौरसैनी अपभ्रंश या अवहट न दिया हो, तब ऑप्शन में आपको मिलेगा अपभ्रंश। तो उस कंडीशन में हम किसको लगा लेंगे, अपभ्रंश को लगा लेंगे। अब सबसे प्राचीन भाषा की बात करेगा तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, देवों की भाषा। देवों की भाषा किस भाषा को कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं। तो इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं व्याकरण। व्याकरण तो व्याकरण हम लोग देखेंगे। व्याकरण बे उपसर्ग आ उपसर्ग विधन आधन करण। व्याकरण विधन आधन करण से मिलकर के बना है। और व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण का अर्थ होता है शुद्ध लेखन उच्चारण। शुद्ध लेखन या शुद्ध उच्चारण या शुद्ध प्रयोग, ये व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। यदि इसी व्याकरण को हम संस्कृत में देखें तो बे उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग, या इसी को हम आंग उपसर्ग भी कहते हैं, प्लस क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के बना है। इसका व्याकरण का अर्थ शुद्ध या परिनिष्ठित या परिमार्जित होता है। और व्याकरण भाषा का मतलब हो जाएगा शुद्ध, परिनिष्ठित या परिमार्जित भाषा हो जाएगा। अब हम लोग हिंदी में व्याकरण को बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। एक बांटेंगे वर्ण विचार, दूसरा बांट देंगे शब्द विचार, और तीसरा बांट देंगे वाक्य विचार।
तो व्याकरण को मैंने 3 भागों में बांट दिया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम संपूर्ण व्याकरण में एक एक को लेकर के पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे वर्ण विचार को। तो आइए हम लोग समझते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार, वर्ण विचार को समझते हैं। अब ये वर्ण विचार क्या है? तो वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण या प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। तो लिख लेते हैं इस बात को, वर्णों का शुद्ध लेखन या प्रयोग, वर्णों का शुद्ध लेखन या प्रयोग या उच्चारण, उच्चारण ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे, कुछ नोट करके बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। जैसे समझिएगा, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, तो ध्वनि जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो इसी को हम ध्वनि कहेंगे। तो इसी बात को हम परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। तो भाषा के मौखिक इकाई के, भाषा के मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। अब हम लोग देखेंगे कि शब्द के बारे में समझेंगे। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द जो होता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हम लोग देख लेंगे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अगला हम लोग देखेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो सार्थक शब्दों के समूह को या शब्दों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो होता है भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होता है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होता है?
वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझें। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला तो बात आ जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। लिख लेते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला को हम लोग देखेंगे तो दो भागों में बांट देंगे। एक तो बांटेंगे स्वर और एक बांट देंगे व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को दो भागों में बांट देंगे। दो भागों में एक हो जाएगा स्वर और एक हो जाएगा व्यंजन। तो हम लोग देखेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्बाध स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो लिख देते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे हम लोग देखेंगे, तो जैसे में देख लेंगे अ, आ, ए, ओ आदि, ये क्या है? स्वर है। अब व्यंजन की बात करते हैं, तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्वर पर, चर्चा करते हैं। अब यही एक और बात बता देता हूँ कि स्वरों की संख्या, अच्छा इसको मिटा देते हैं। स्वरों की संख्या, तो टोटल स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। यदि आपसे पूछेगा कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम 9 बताएंगे, और हिंदी में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 बताएंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से वो 11 स्वर हैं। अ, आ, ए, ओ,
री। हिंदी में री का दीर्घ रूप नहीं होता है, जबकि संस्कृत में री का दीर्घ रूप होता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। री, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 स्वर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। दीर्घ री और री को हिंदी में हम काउंट नहीं करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अंग और अ को भी नहीं लिखा गया है, तो उसकी बाद में हम बात करेंगे। अब देखिएगा इसमें से एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। तो आपसे पूछेगा कि वह कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका मात्रा हो जाएगा, ई का मात्रा हो जाएगा, इसका भी मात्रा हो जाएगा, इसका मात्रा, और इसका मात्रा ऐसे हो जाएगा। री का ये ऐसे हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसका मात्रा 1 हो जाएगा, और इसका मात्रा जो है 2 झंडी हो जाएगी। लेकिन इसका कोई मात्रा नहीं है, तो आ का मात्रा कोई नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे अंग, अ और अंग छूट गया है, तो हम लोग देखेंगे अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा का क्या होता है? तो हम लोग अयोगवा की परिभाषा देखेंगे। तो वे वर्ण जो न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ शामिल होते हैं, अर्थात वे वर्ण जो जिन्हें न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में गिना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह एक नर है और यह एक मादा है, और इनके बीच का एक जो आता है, आप समझ गए होंगे कि कौन आता है। तो ये नपुंसक लिंग जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। और यह जो है न तो इसमें शामिल होगा और न ही इसमें शामिल होगा, तो यह बीच का है। ठीक वही व्यवहार जो अयोगवा का होता है, मतलब यह भी क्या है? नपुंसक लिंग जैसा व्यवहार करता है। जैसे न ही यह नर में शामिल है, न ही मादा में, तो न ही अयोगवा स्वरों में शामिल होता है और न ही व्यंजनों में शामिल होता है। तो वे वर्ण जो न तो स्वर में शामिल होते हैं न ही व्यंजन में शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो आइए हम लोग अयोगवा को भी लिख लेते हैं, अयोगवा। और ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अयोगवा। तो लिख लेते हैं वे वर्ण जो स्वर एवं व्यंजन दोनों में ही शामिल नहीं होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। और इनकी संख्या तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। एक तो अंग और एक क्या होता है? अ। मित्रों, इसे हम क्रमशः अनुस्वार बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, यह अनुस्वार है और यह क्या है? विसर्ग है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में स्वरों का प्रकार। और मित्रों, एक बात बता देता हूँ कि हम लोग अब अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे स्वर के भेद या स्वर के प्रकार। तो अब इस वीडियो को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनल रहे। और आगे आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।